नमस्ते, हर हर महादेव। मेरा नाम है मुकेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं मुकेश बाबू ब्लॉग। दोस्तों, अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश की वजह से हम लोग घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ज़्यादा आउटिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बारिश के अपने अलग मज़े हैं और इन्जॉय अपने अंदर की डिमांड होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम विदेश घूमने चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, तभी इन्जॉय करेंगे, तभी आउटिंग हो पाएगी। हम अपने आस पड़ोस में भी एंजॉयमेंट ढूंढ सकते हैं और आस पड़ोस में भी घूम करके एंजॉय कर सकते हैं। तो बिना देर किए सीधे चलते हैं अपने ब्लॉग में और देखते हैं कि इस हफ्ते हमने कहां और कैसे एंजॉय किया। तो बने रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, जब भी हमें अपने घर के आसपास यानी कम वक्त में आउटिंग के लिए कुछ चूज करना होता है, कोई ऑप्शन देखना होता है, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आसपास में के किसी मॉल में, रेस्टोरेंट में या किसी फूड कोर्ट में जाकर। लेकिन दोस्तों, अगर आसपास के ऑप्शन में भी अगर हम चूज करें तो कुछ ना कुछ यूनिक जगह जरूर मिल जाएगी। जैसे ये इस जगह को आप देखिए, ये है दिल्ली 6 मॉल, KW सृष्टि का, राजनगर एक्सटेंशन में। क्या शानदार हो रहा है इसका, आपको यहाँ बिल्कुल मजा ही आ जाएगा अपने फैमिली के साथ। विल नॉट फॉरगेट दिस। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं है, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए थोड़ा सा पंगा इधर। चूंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं वहां से निकल करके सीधे पहुंचा GNC मॉल और यहाँ सीधे KFC। भाई गुड्डू, क्या चल रहा है? गुड्डू, क्या चल रहा है? दोस्तों, अभी मैं आया हुआ हूँ गंगनहर पर, मुरादनगर से थोड़ी दूरी पे लोकेटेड एक अनटच्ड इलाका, अनटच्ड जगह भोला झाड़। डर लग रहा है यहाँ पे, बड़ी भयानक आवाज है, जैम है। दोस्तों, ये जगह गाजियाबाद से महज 41 किलोमीटर दूरी पे स्थित है और यहाँ की लोकेशन, यहाँ की खूबसूरती इतनी प्यारी है कि आपको मजा ही आ जाएगा। तो ये अगर आप हैदराबाद या नोएडा या कहीं आसपास में रहते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट करने के लिए मसूरी, मनाली या कहीं और ही जाओ। एंटरटेनमेंट करने के बहुत सारे साधन हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आकर के आप पूरी फैमिली के साथ मस्त एंजॉय करोगे। मैं आपको आने वाले समय में भी ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पे आपके पास पूरे फैमिली के साथ आकर के पिकनिक आराम से मना सकते हो और मस्त एंटरटेनमेंट कर सकते हो। बंदर है, बंदरों के डर से ये देखो, बंदर है पीछे बहुत सारे, बंदरों के डर से मैंने थोड़ा दोस्तों, ये जगह जो है एक व्यू पॉइंट, एक साइट स्पॉट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही औसम जगह है, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आप पिकनिक मनाने के हिसाब से अगर आते हो कि आकर के फूडिंग करेंगे यहाँ पे, तो ये जगह फिर आपके लिए नहीं है। अगर आप बैचलर्स हो, लड़के लड़के अगर हो, तो आप यहाँ पे खाना बना करके भी खा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप यहाँ पे सिर्फ देखो और आप यहाँ से मतलब घंटे 2 घंटे रुक करके आप साइट
देख सकते हो, व्यू पॉइंट के तौर पे देख लो। बट यहाँ पे खाना बना करके खाना वाना ये सेफ नहीं है। सेफ इस वजह से नहीं है कि ऐसा कुछ अप्रिय घटना घट जाएगी, बट ये है कि आसपास के इलाकों से कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं, शरारती तत्व जो पीने खाने वाले लोग होते हैं, तो फिर वो सही नहीं रहेगा आपके लिए। बाकी स्पॉट साइड व्यू के हिसाब से ऑसम है ये जगह। देख रहे हो, देखो यहाँ दोस्तों, इसी व्यू पॉइंट पे आपको एक ऐसी चीज देखने को मिल जाएगी जिसे आप लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहोगे। ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये है पानी से चलने वाली चक्की जिसमें अनाज पीसे जाते हैं। पानी से चलता है ये। कितना है? 5 किलो होगा, 7 किलो क्या, 5 किलो 10 किलो ऐसा करके होगा। ये होगा तो मतलब इसमें काम अभी भी हो रहा है, कारोबार है अभी। दोस्तों, जिस दिन हम वहाँ पे गए उस दिन ये चक्की बंद पड़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अब अनाज पिसवाने आते नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ये चक्की चलती भी नहीं। लेकिन हाँ, ये देखने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। कहते हैं कि हिंदुस्तान विविधताओं से भरा हुआ देश है। देखो, मैं विविधताओं से भरा हुआ एक देश दिखाता हूँ। ये भैया देखो कौन सा काम कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये सफाई कर रहे हैं नहर के, लेकिन ये यहाँ से रेत निकाल रहे हैं। ये रेत निकाल रहे हैं फॉर सेल्स पर्पस। हमारे गाज़ियाबाद, नोएडा, एनसीआर के सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग जो है यहाँ पे सोचते हैं कि अगर एंटरटेनमेंट या प्रकृति की गोद में अगर चलना है तो सीधे उत्तराखंड चलना पड़ेगा, हिमाचल चलना पड़ेगा, है ना? गलत कह रहे हो चौधरी साहब? नहीं, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं ना कि लोग जानते ही नहीं कि हमें एंटरटेनमेंट कहाँ कर सकते हैं। अब अगर एंटरटेनमेंट आपको देखना है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमारे यहाँ 99% जनता को पता ही नहीं है। इतनी प्यारी जगह देखो, घाट बैठने के लिए ये घाट बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे एक और यूनिक चीज आपको देखने को मिल जाएगी, बिजली घर। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि पानी से बिजली कैसे बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सामने नदी है, नदी से पानी को डैम के रास्ते रोका गया है और यहाँ पे 2 पॉइंट्स बनाए गए हैं। एक पॉइंट ये है जहाँ से पानी को ओवरफ्लो किया जा रहा है, मतलब ज़्यादा स्पीड से दिया जा रहा है, अंदर भेजा जा रहा है ताकि अंदर के डायनामो को घुमाया जा सके। तो ये 2 पॉइंट्स है जहाँ से वो जो डैम बना करके वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है। यहाँ से हम अंदर चलेंगे और आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, पूरा बिजली बनने का प्रोसेस दिखाता हूँ कि बिजली आखिर बनाया कैसे जाता है। तो ये सामने रहा बिजली घर और सीधा चलते हैं अंदर। दोस्तों, यहाँ पे हमें 2 लोकल के लड़के भी मिल गए हैं। हाँ जी, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? आजम। आपका नाम क्या भाई? गौरव। वेरी नाइस। क्या दिखाने जा रही हो? पानी से जहाँ पे बिजली बनती है। ये भाई दोनों हमें मिल गए यहाँ पे, ये दोनों हमें दिखाने जा रहे हैं। ये बंदर हमारा कैमरा वगैरह तो नहीं छीन के जाएगा? अच्छा, पैंट से डर जाएंगे ये बंदर? ये सच में इन्हें पहचानते हैं। अभी हमारा तो अभी मोर बना देते ही है। हमारा भी मोर बना देते ही है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, भोला पावर हाउस एस्टैब्लिश इन 1929। भाई साहब, 1929 में चीज़ बनी है ये, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1929 में ये चीज़ बनी है। दोस्तों, जब हम बिजली घर के अंदर गए तो बहुत ही ज़्यादा शोर था, बिल्कुल भयंकर आवाज़ आ रही थी।
फिर भी जो वहाँ पे कुछ मैनेजर्स थे और कुछ लोग जो थे उनसे हमने यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अंदर डायनमो लगा हुआ है, पानी के प्रेशर से वो डायनमो घूम रहा है। ऊपर कुछ इक्विपमेंट्स हैं, उन इक्विपमेंट्स की वजह से वो जो है बिजली बनाई जा रही है और कहीं पे रिजर्व की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी और बहुत ही मज़ा आया, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अंदर बहुत बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स लगी हुई है और लिटरली ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चलती है और ये जो बिल्डिंग है, ये जो मशीन्स है, वो सारी अंग्रेज़ों के ज़माने की मशीन्स हैं और लगी हुई। तकरीबन 20 से ऊपर ऐसे इक्विपमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। दोस्तों लिटरली बहुत ही भयंकर और डरावना शोर था। किसी तरीके से यहाँ पे हम कुछ नॉलेज लेने में कामयाब हो पाए और सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे अंदर अलाउड नहीं है, ना तो वीडियो बनाना अलाउड है, ना तो किसी को जाना अलाउड है। हम समहाउ अंदर पहुँच गए। वी आर द लकी पर्सन्स और आप भी लकी पर्सन हो कि आप इस वीडियो को देख पा रहे हो और पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है इस चीज़ को आप लाइव देख पा रहे हो। दोस्तों वहां से निकलने के बाद इस जगह के बारे में जानने की हमारी इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई, हमारी जिज्ञासा और जाग गई और हम थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए इस एरिया को। दोस्तों ये जो जगह देख रहे हो आप, ये जो चीज़ देख रहे हो, ये सिंचाई के लिए जब नदी से पानी छोड़ा जाता है ना, तो ये छोटा सा डैम कह सकते हो। ये मेन नदी थी, नदी से ये गांव के लिए पानी छोड़ा जा रहा है, खेतों के लिए पानी छोड़ा जा रहा है, तो एक छोटा सा डैम कह सकते हो आप। तो ये भी हमें सामने एक ताऊ जी मिल गए, हमें एक अंकल मिल गए, उन्होंने बताया मैं लाइव तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे मैं ऊपर से ऑर्डर हालांकि मुझे आए हुए हैं और मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ कि हम कैसे ये काम करते हैं। ये कुछ ज़्यादा नहीं खतरनाक इलाके में हम पहुँच रहे हैं भाई। बहुत कोई बात नहीं, आओ आप। ये पब्लिक के लिए साले तुम लोग अपन को क्या क्या करवाओगे यार। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस इलाके में हम पहुँचे। इतने डेंजरस इलाके में आने की ज़रूरत क्या थी हमें? बाबू सज्जन प्राणी ड्रिंक। अच्छा, बाबू सज्जन प्राणी ड्रिंक कर रहे हैं। उनको पहले बोल देना कि भैया हम वीडियो बना रहे, कुछ लोग पी खा रहे हैं। ज़्यादा ही डेंजरस इलाका है ये। छोड़ो इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ, आम लोगों के लिए इलाका ठीक नहीं है। चूँकि मैं लड़का हूँ, हमारे आसपास में लड़के, तो इसलिए मैं आ गया आप लोगों को दिखाने के लिए। और बाकी अगर आपको पानी से डर लगता है तो ये इलाका बिल्कुल भी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे शोर और बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा शोर, बहुत डेंजरस है। मत कूदना यार, मैं तो कूद ना, बिल्कुल भी नहीं कूदना। दोस्तों कैमरे को देख करके वो लड़के थोड़े ओवर एक्साइटेड हो गए और कहने लगे मैं आपको कूद के दिखाता हूँ। तो मैंने मना करा कि भाई बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई ये वहाँ पे बहुत ही अच्छा हमारा रहा। दोस्तों हमने वहाँ पे बहुत मस्त एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और आपके लिए कुछ अच्छे से क्लिप्स निकाले। और उसके बाद हमारे साथ एक हमारे जाट मित्र गए हुए थे, उन्होंने अपने एक मित्र को कॉल करा। उन्होंने बताया कि इसी इलाके में उनका एक गाँव है, गाँव का नाम ही अपने आप में बड़ा यूनिक है, महादेव। और वहाँ पे एक विशेष मंदिर है, मंदिर की कुछ खासियत है और उस इलाके की भी कुछ खासियत है। तो मैंने कहा चलो आज अपने गांव की याद दोबारा से आ गई। गांव का नाम सुनते ही मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो चलो भाई एक बार गांव भी देख करके आते हैं। तो हम निकल पड़े अपने दोस्तों के साथ सीधे भाई के गाँव में। कौन नहीं मिस करता ये प्यारी सी पगडंडी, ये हरे भरे रास्ते और वही छोटा सा मार्केट जहाँ पर डेली नीड्स की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो सीधे भाई के पहुँचे हम गाँव। पहले तो खाते हम अमरूद तोड़ गया। अब दिखाता हूँ कौन सा महीना चल रहा है अभी। भाई सितंबर में आम, और आम नहीं आम्बी, छोटे से टिटोरे। ये है, ये स्पेशल आम का पेड़। ये दुनिया से लगा आम का पेड़ लगवाया, जबरदस्त। ये हम महादेव है, नाम है महादेव। देखो क्या सुंदर नजारे हैं। ये सोनी के MLC का मकान है सामने। ये अनोखा मंदिर है, इस गाँव का नाम महादेव इन्हीं भगवान के नाम पे है, इन्हीं मंदिर के नाम पे है। दोस्तों आज तक जितने भी मंदिर मैंने देखे हैं
सबका प्रवेश द्वार जो होता है या तो उत्तर से होता है या तो पूरब से ही होता है, बेसिकली ज्यादा पूरब से ही होता है। लेकिन ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, इसका प्रवेश द्वार जो है वो पश्चिम है। तो इस अनोखे मंदिर की वजह से इस गांव का नाम जो है महादेव है। महादेव का मंदिर है। हर महादेव। दोस्तों जैसा अक्सर गांव में होता है, चारों तरफ हरियाली, बीच में महादेव जी का मंदिर, बहुत ही अपने आप में बहुत ही मतलब शांति प्रिय जगह लगी मुझे। और अपने दोस्तों के साथ पहले महादेव जी के दर्शन किए, उसके बाद बाहर निकले, बहुत ही ज्यादा आनंद आया इस जगह पे आकर। भाई मैं ना बड़ा गूगल टाइप का आदमी, मुझे सब कुछ जानना होता है। अब मैंने कोई चीज अगर छेड़ दिया तो उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए मुझे। तो कुलदीप भाई जो इस गांव के रेसिडेंट थे, हमारे मित्र, उन्होंने कहा कि मैं एक ताऊ जी साहब को मिलवाता हूँ, बड़े पुराने आदमी, वो आपको इस गांव के बारे में और बहुत सारी चीजें बताएंगे। बस क्या था, हम सीधे निकले ताऊ जी के घर पे उनसे बात करने के लिए। ताऊ जी नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और मैं अभी आपके गांव से आ रहा हूँ। कुलदीप भाई ने अपना पूरा गांव दिखाया। गांव दिखाने के क्रम में उन्होंने बताया कि इस गांव का नाम महादेव कैसे पड़ा है। और आपके गांव में एक मैंने बहुत अच्छी मंदिर देखी, लेकिन उस मंदिर बड़ा विचित्र था। उसका जो प्रवेश द्वार है वो पश्चिम की दिशा में है। तो वो द्वार जो है पश्चिम की दिशा से क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है? कैसे ये चीज बनी है? मतलब ये चीज़ ऐसे बनी जी, अब किसी ये गांव से बसने से भी पहली प्रक्रिया बता रहा हूँ। मराठे जो थे ना, ये शिवाजी वगैरह मराठे थे। ये यहाँ से जैसे गुजरे तो ये कहीं युद्ध लड़ने जा रहे थे। तो इनकी योजना ये बनी कि इन्होंने यहाँ स्टे किया, भाई वहाँ तो यहाँ था नहीं, स्टे किया इन्होंने। तो इन्होंने ये बोल के गए कि भाई प्रभु ने हमारी ठीक सुनी और अगर हम युद्ध जीत का आगे तो हम यहाँ इस जगह पे मंदिर बना के जाएंगे। तो ये मंदिर इस गांव के बनने से पहला ही मंदिर है। हिंदू धर्म में पूजनीय स्थल जो है वो पूरब दिशा है। तो अगर कोई पूरब की तरफ बना हुआ होगा गेट तो आपका मुंह पश्चिम की तरफ है, जिसे हमारी संस्कृति में ठीक नहीं मानते, क्योंकि इधर मक्का मदीना वगैरह जो कुछ है। तो मराठा वो कोई बड़ा होशियार मराठा था, उसने तब सोच के ये पश्चिम साइड में गेट दिया था कि यहाँ आने वाले टाइम में जो भी आदमी पूजा करेगा उसका मुंह, हमारे जो ईस्ट है पूरब में, उसका मुंह उस तरफ रहना। हमारे अंकल जब अभी मैं आपके गांव की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक जगह मिली, क्या नाम, सरदना। तो सरदना में मैंने देखा कि वहाँ पे एक तो सरदना में एंटर करते हुए बॉर्डर एरिया से एक गेट लगा हुआ था चर्च के नाम से। फिर हम जब अंदर आए तो हमने देखा बहुत बड़ा चर्च है और उसके सामने हॉस्पिटल, स्कूल एंड बहुत सारी चीज़ें। तो क्या यहाँ पे क्या जनसंख्या है, क्रिश्चियंस की क्या जनसंख्या, कितने ईसाई लोग रहते हैं इधर? क्रिश्चियन तो है यहाँ बहुत थोड़े। हाँ। तो इतनी संपत्ति, मुझे लगता है आधा शहर घेर रखा है। ये इतनी संपत्ति थी जो बेगम सिमरू जिसके नाम से चर्च है, बेगम सिमरू। दोस्तों अंकल ने मुझे बताया कि सिमरू के नाम से कोई अंग्रेज का ऑफिसर हुआ करता था, लाइक सेनापति कमांडर। किसी राजा के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया और राजा की एक चहेती रखेल थी उस समय की, सिमरू के नाम से। तो खुश होकर के राजा ने बहुत सारी संपत्ति देवबंद से लेकर करके मुजफ्फरनगर से लेकर इस पूरे एरिया को और सिमरू बेगम को उसे दान में या तोहफे के तौर पे दे दिया। उसके बाद से ये सिमरू बेगम के नाम से मशहूर हो गई या जानी जाने लगी। यहाँ से देवबंद तक और इधर तक जितना भी जायदाद थी, जो सारी उसे बेगम का जो हस्बैंड था सिमरू था, वो क्रिश्चियन था। अच्छा। तो ये उसे दे दी गई। तो सिमरू साहब तो फिर भाई उम्र के हिसाब से या किसी बीमारी में बेचा एक्सपायर हो गए। अच्छा। लगभग 100 एकड़ जमीन में वो चर्च और इंटरकोरियर इनकी फादर 100 एकड़? हाँ जी। मतलब एक तरीके से माना जाए तो इस शहर में तो कब्जा है नहीं। कब्जा, हाँ, वो तो इनकी तो अपनी बरकरार है, थोड़ी बहुत ही समझ लो, इनकी अपनी बरकरार है। जो इंटर कॉलेज है ये मेरे ख्याल से 60 एकड़ में खुद ये है। हॉस्पिटल नहीं,
जो इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज। अच्छा। और जो इनका हॉस्पिटल है वरना होने में 5-6 एकड़ में ये भी होगा। हॉस्पिटल, चर्च भी मोटा मोटा। और चर्च भी ये मान के चलो अब 10 एकड़ में चर्च है। एक सेंट जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज, सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज और ये बीएड वगैरह का सारा सिस्टम है। और इसमें चर्च में ये अंदर, अच्छा, सारे इस अंदर। चर्च के अंडर बाउंड्री में ये तीनों कॉलेज है। तो अच्छा, जो इसमें एजुकेशन करने के लिए लोग आ रहे हैं या हेल्थ के लिए जो दिखाने के लिए लोग डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, ये कहाँ के लोग हैं? जब इस एरिया में ज़्यादा अगर ईसाई की आबादी नहीं तो वो कौन से लोग हैं? ये आसपास के गांव के लोग, हम आप लोग हैं? नहीं, इसमें हम ही जा रहे हैं भाई। थोड़ा फैसिलिटीज अच्छी मिलती है, साफ सफाई अच्छी मिलती है और पैसा भी ये लोग कमाते हैं क्योंकि इनका तो ये पूरा ट्रस्ट मैनेज करती है। हाँ भाई, इनका पैसा बाहर से आता है। पैसा कितना लगता है आप लोग को? पैसा हमें जैसे मान लिया कोई डॉक्टर है, डॉक्टर तो फीस ले रहा 2000 रुपये हाँ। और ये उसी फीस को 100 रुपये में देख दे मरीज। तो कुल मिला जुला करके ये जो मिशनरी काम कर रही है आम जनता के लिए बहुत अच्छा काम नहीं, कर रही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। है। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी लगी, बेसिकली यही जानना था। थैंक यू। एंड ऑफ द डे ये अच्छा था कि ये मिशनरी सिर्फ सेवा भाव के लिए काम करती है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाती। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब